हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आर के ज्ञानोदय। आर के ज्ञानोदय के प्लेटफॉर्म पर मैं वंदना आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ये जो क्लास है यह फोकस कर रही है हिंदी साहित्य के एक विशेष टॉपिक भारतीय काव्य शास्त्र पर। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। भारतीय काव्य चिंतन। भारतीय काव्य शास्त्रियों ने अपने मन मस्तिष्क के द्वारा चिंतन मनन करके काव्य के स्वरूप का निर्धारण किया है। आइए जानते हैं। कवि की रचना को काव्य कहते हैं। कवि जीवन और जगत की अनुभूति को शब्द और अर्थ के सामंजस्य को आधार लेकर अपनी प्रतिभा के बल पर रमणीय, रसात्मक और आह्लादकारी बनाकर प्रस्तुत करता है। उनकी पुनः सृष्टि करता है। उसकी यह अभिनव सृष्टि ही काव्य है। मनुष्य का जीवन और उसके सामने फैला मनुष्य के ज्ञान का क्षेत्र विस्तृत हो चुका है। जगत के अनेक रहस्यों को वह सुलझा चुका है। समय के साथ मनुष्य के ज्ञान और संवेदना में भी परिवर्तन होता है। जगत और जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण बदलता है। इसीलिए कवि की अनुभूति और संवेदना में भी परिवर्तन होता है। कहने का अर्थ है कि कवि जीवन और जगत की अनुभूति, शब्द और अर्थ को आधार लेकर अपनी प्रतिभा के बल पर रमणीयात्मक और रसात्मक उसे आह्लादकारी बनाकर काव्य के रूप में प्रस्तुत करता है। उसकी पुनः सृष्टि एवं सृजन भी करता है। उसकी यह अभिनव सृष्टि ही काव्य कहलाती है। मनुष्य का जो ज्ञान क्षेत्र था वह काफ़ी उसका विस्तार हो चुका है। जगत के अनेक रहस्य को वह सुलझा चुका है। समय के साथ साथ मनुष्य के ज्ञान में भी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जगत जीवन के प्रति उसका जो दृष्टिकोण है वह काफ़ी बदलता है। इसीलिए कवि की अनुभूति और संवेदना में भी कई सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। कवि भी मनुष्य ही है। वह भी एक सामाजिक प्राणी है। इसीलिए उसकी अनुभूति और संवेदना भी जटिल और संश्लिष्ट हो गई है। इसीलिए आज उसकी रचना का स्वरूप भी बदल चुका है। जिन रचनाओं को लक्ष्य में रखकर भामह, दंडी, उद्भट, वामन, रुद्रट, आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त, राजशेखर, कुंतक, क्षेमेंद्र, मम्मट, विश्वनाथ, कविराज और पंडित राज जगन्नाथ ने काव्य का स्वरूप निर्धारित किया था, आज उससे भिन्न प्रकार की रचनाएं हमारे सामने देखने को मिलती हैं। इसीलिए काव्य के स्वरूप में भी परिवर्तन हो गया है। आज पुराने लक्षण अप्रासंगिक माने जा रहे हैं। फिर भी वर्तमान को समझने के लिए अतीत का विश्लेषण आवश्यक है। यदि हमें वर्तमान को समझना है तो पहले हमें अतीत के बारे में जानना होगा। अतीत के गर्भ से ही वर्तमान का जन्म हुआ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि अतीत के गर्भ से ही वर्तमान का जन्म हुआ है। इसीलिए हम कुछ प्राचीन आचार्यों द्वारा निर्धारित काव्य लक्षणों को सामने रखकर काव्य के स्वरूप को स्पष्ट करना चाहेंगे। शब्दार्थो सहितो काव्यम गद्यम पद्यम तत् द्विधा। किसका काव्य लक्षण है? तो आचार्य भामह का। आचार्य भामह कहते हैं शब्द और अर्थ के सहभाव को काव्य कहते हैं और यह काव्य गद्य और पद्य दो प्रकार का होता है। दूसरा काव्य लक्षण है आचार्य वामन का, जिन्होंने लक्षण की परिभाषा दी है कि काव्य शब्दों अयम गुण अलंकार संस्कृतयोः शब्दार्थयोः वर्तते। अर्थात वामन ने शब्द और अर्थ के साथ साथ गुण और अलंकार को भी जोड़ दिया है।
वामन ने अपने काव्य लक्षण में गुण अलंकार संस्कृत शब्दों के पद का प्रयोग किया है। आचार्य मम्मट के काव्य लक्षण हैं तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावन अलंकृति पुनः क्वापि। अर्थात शब्द और अर्थ का सहभाव काव्य है, अतः यह दोष रहित गुणयुक्त और अलंकृत होना चाहिए, आचार्य मम्मट का कहना है। चौथा पॉइंट आता है कि आचार्य विश्वनाथ ने अपने काव्य लक्षण इस प्रकार दिए हैं। उनका कहना है कि वाक्यम रसात्मक काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ के सहभाव के स्थान पर उन्होंने वाक्य शब्द का प्रयोग किया है। कहना है कि काव्य तो तभी होगा जब वाक्य रसात्मक होगा। काव्य तो तभी होगा जब वाक्य रसात्मक होगा, आचार्य विश्वनाथ का कहना है। पांचवा पॉइंट आता है पंडित राज जगन्नाथ ने अपने काव्य लक्षण दिए हैं। रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दः काव्यम, अर्थात पंडित राज जगन्नाथ ने रस के स्थान पर अर्थ की रमणीयता पर विशेष बल दिया है। इनके अनुसार ऐसा शब्द विधान जिससे रमणीय या चमत्कारी अर्थ का प्रतिपादन होता है वह काव्य है। आइए इनके बारे में विस्तार से जान लेते हैं कि पहला लक्षण आचार्य भामा का था। उनके अनुसार शब्द और अर्थ दोनों का सहभाव ही काव्य है, अर्थात जहाँ रचना में वर्णित अर्थ के अनुरूप शब्दों का प्रयोग हो या शब्दों के अनुरूप अर्थ का वर्णन हो, वहाँ शब्द और अर्थ के सहभाव के कारण काव्य की स्थिति मान्य है। जैसा कि मैंने बताया है, यह काव्य गद्य और पद्य दो प्रकार का होता है। आचार्य भामा की यह परिभाषा अत्यंत संक्षिप्त है। वामन ने अपने जो काव्य लक्षण दिए हैं उनके अनुसार अपने लक्षण में शब्द और अर्थ के सहभाव के साथ साथ उन्होंने गुण और अलंकार को जोड़ दिया है। वामन की एक विशेषता और है, उन्होंने सबसे पहले काव्य की आत्मा का प्रश्न उठाया है। उनके अनुसार काव्य की आत्मा रीति है, रीतात्मा काव्यम। आगे देखते हैं आचार्य मम्मट के काव्य लक्षण को इसी क्रम में देखना चाहिए। उनके अनुसार शब्द और अर्थ का सहभाव काव्य है, किंतु यह सहभाव दोष रहित, गुणयुक्त और अलंकृत होना चाहिए। कहीं कहीं अलंकार न होने पर भी काव्य हो सकता है। जिस प्रकार आकार प्रकार से निर्दोष होने के साथ ही यदि मनुष्य वीरत्व, औदार्य, शील, विनय आदि गुणों से युक्त भी हो तो उसके व्यक्तित्व का आकर्षण बढ़ जाता है। जैसा कि यदि मनुष्य में कोई निर्दोष हो, जैसे कि वह किसी विकार से युक्त हो, लेकिन यदि उसमें वीरत्व की भावना है, औदार्य है, शील है, विनय है, गुण आदि, इन सभी गुणों के कारण उसका सौंदर्य बढ़ जाता है, वह आकर्षण बढ़ जाता है। उसी प्रकार निर्दोष होने के साथ ही यदि काव्य में ओज, माधुर्य, प्रसाद आदि गुणों का भी समावेश हो तो काव्य के सौंदर्य द्विगुणित हो जाता है। जहाँ तक अलंकारों का प्रश्न है, वे हो तो ठीक ना हो तो भी विशेष हानि नहीं है। जिस प्रकार एक लावण्य युक्त युवती अलंकृत भी हो तो क्या कहना, उसका सौंदर्य तो सभी प्रकार से श्लाघ्य है, किंतु यदि वह हार आदि आभूषणों से सज्जित ना हो तो भी उसके सहज सौंदर्य का आकर्षण कम नहीं होता। यही स्थिति काव्य की है। यदि वह निर्दोष तथा गुण अलंकार युक्त हो तो क्या कहना।
साहित्य दर्पणकार कविराज विश्वनाथ ने शब्द और अर्थ के सहभाव के साथ साथ वाक्य पर विशेष बल दिया है। जैसा कि उन्होंने कहा था वाक्यम रसात्मक काव्यम, उन्होंने वाक्य पर विशेष बल दिया है। सगुणों के स्थान पर रसात्मक विशेषण का उनके अनुसार शब्द और अर्थ के सहभाव की आवश्यकता तो सभी प्रकार के व्यक्ति में होती है। कवि जो कुछ भी लिख दे वह काव्य नहीं हो सकता। काव्य तो तभी होगा जब वह वाक्य रसात्मक होगा। रस ही काव्य की आत्मा है, ऐसा विश्वनाथ प्रसाद ने कहा है। उन्होंने वाक्य की रसात्मकता पर बल दिया है। पंडितराज जगन्नाथ ने रस के स्थान पर अर्थ की रमणीयता पर विशेष बल दिया है। उनके अनुसार ऐसा शब्द विधान जिससे रमणीय या चमत्कारी अर्थ का प्रतिपादन होता है काव्य कहलाता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।